हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यू आर वाचिंग माय चैनल तैमूर हॉबी। और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। जिन लोगों ने रेम्बो हाउ टू प्रोड्यूस रेम्बो के अंदर मेरी वीडियो नहीं देखी वो लोग जाके मेरे चैनल पे हाउ टू प्रोड्यूस रेम्बो बर्डजीज की वीडियो देख लें, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ हाउ टू प्रोड्यूस रेम्बो की, मैं सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा था, बट उससे पहले मैंने सोचा कि यार हाउ टू प्रोड्यूस रेम्बो सीरीज़ चली रही है और लोगों को मैं सारी अवेयरनेस दे रहा हूँ कि रेम्बो बर्डजीज के अंदर कैसी कैसी म्यूटेशंस होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार पहले आप लोगों को नॉर्मल जनरल म्यूटेशंस के बारे में बताया जाए, जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बजरीज के अंदर। क्योंकि अगर आप बजरी को ब्रीड करा रहे हो और आपको इन जनरल बातों का नहीं पता, जो कि बिल्कुल ही बेसिक हैं, तो आप बर्डजी को अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं करा पाओगे और उससे मैक्सिमम या क्वालिटी आउटपुट नहीं ले पाओगे। क्वालिटी आउटपुट से मुराद क्या होता है? क्वालिटी आउटपुट से मुराद ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप सस्ते बर्ड के साथ महंगा बर्ड लगाओ और सारे सस्ते बर्ड निकल आए। इससे कहते हैं कि क्वालिटी आउटपुट ना आना। क्योंकि अगर आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता होगा, रेम्बो हो या बजरी हो या कोई भी परिंदा हो, अगर उसकी जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता होगा कि किसको लगाने से क्या आएगा, तो आप लोग हमेशा ब्रीडिंग के प्रोसेस के अंदर फ्लॉप हो जाओगे और हमेशा आप एक महंगे बर्ड को सस्ते बर्ड के से लगाकर हमेशा नुकसान उठाओगे, क्योंकि आपको जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, जो लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लेंगे उनको लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा। क्यों होगा भाई? इस वजह से होगा क्योंकि वो जेनेटिक्स को जानते होंगे बजरी की, और इस बात को जानने के बाद वो क्या करेंगे, एक सस्ता परिंदा एक महंगे परिंदे से लगाएंगे और सारे के सारे महंगे परिंदे बच्चों की सूरत में उसको मिल जाएंगे और वो बेचकर उनसे पैसे कमा लेगा। तो गाइज़, अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन जेनेटिक्स को स्टडी करो और इन जेनेटिक्स के बारे में जानो। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बर्डजीज के हवाले से मेरे चैनल पे पड़ी हुई है और मज़ीद मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मिलती रहेगा। मेरा नंबर 034724332331 है। व्हाट्सएप पे अगर किसी को रेम्बो बर्डजीज या कोई भी तोते चाहिए हो, बर्डजीज के हवाले से किसी को कोई रब्ता करना हो, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोशिश करिएगा गाइस कि रात में रब्ता करें, क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूँ। दिन में तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगा, रात में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। या आपका मैसेज अगर दिन में भी आता है तो कोई इशू नहीं है। अगर मेरे पास ऑफिस में फारिग टाइम हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा गाइस, ये जो इस वक्त आपको तस्वीर सामने नज़र आ रही है गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर है जो कि आपको हर चीज़ के बारे में बता रही है। देखें, इसमें 3 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है डोमिनेंट म्यूटेशन, 4 तरह की चीज़ें लिखी हैं। एक तो लिखा हुआ है डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है? फिर लिखा हुआ है रिसेसिव, फिर लिखा हुआ है सेक्स लिंक। अच्छा, डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा, लेकिन उस एग्जाम्पल पर जाने से पहले एक सरसरी सी डेफिनेशन समझा देता हूँ। डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब वो होता है कि जब भी आप ये वाला परिंदा लगाओगे, मिसाल के तौर पे आप डोमिनेंट कोई भी परिंदा लगाते हो जो इसने नाम लिखा हुआ है, देखो इसने डोमिनेंट म्यूटेशन में लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर का बजरी या ग्रीन कलर का परिंदा जब भी आप लगाओगे वो डोमिनेंट होगा। इसी तरह से आप स्पेंगल बजरी लगाओगे वो भी डोमिनेंट होगा। इसी तरह से डोमिनेंट पाइड लगाओगे, उसके नाम के साथ ही डोमिनेंट लगा हुआ है तो डोमिनेंट पाइड डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट गोल्डन फेस लगाओगे वो भी डोमिनेंट होगा, येलो फेस लगाओगे वो भी डोमिनेंट होगा, येलो फेस 1 लगाओगे वो भी डोमिनेंट होगा। अब आप लोग काफ़ी लोग बोलेंगे येलो फेस 1, 2 और गोल्डन फेस का क्या फ़र्क होता है? गाइस, जिस पे मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, डार्क फैक्टर, ग्रे फैक्टर, वॉयलेट फैक्टर, ECB, एंथ्रासाइड और क्लियर फ्लाइट पाइड, डच पाइड, ये सारे डोमिनेंट म्यूटेशन है। अच्छा गाइज, आप लोगों को समझ में अभी अगर नहीं आया कि डोमिनेंट क्या होता है तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि भाई जब भी आप मिसाल के तौर पे नर और मादा में से एक आप इनमें से बर्ड लगाओ जो कि डोमिनेंट हो। अब डोमिनेंट में क्या है? ग्रीन। मिसाल के तौर पे आपने ग्रीन लगाया और वो डोमिनेंट था, तो सारे बच्चे जो आएंगे ना वो डोमिनेंट के ऊपर जाएंगे, यानी कि ग्रीन के ऊपर जाएंगे। समझ आई बात? यानी अगर आपने नर लगाया है ग्रीन और मादा लगाई है ब्लू, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे ब्लू भी आएंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि आपको थ्योरी में जेनेटिक्स की बता दिया गया कि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो डोमिनेंट नर से आए हैं यानी ग्रीन से, तो ग्रीन ही उनको दिखने में, जिसको कहते हैं विजुअली, वो दिखने में ग्रीन ही होंगे। तो ऐसी म्यूटेशन जिसके ऊपर बच्चे चले जाते हैं
वो डोमिनेंट कहलाता है। इंसानों में तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे सिर्फ बाप पे जा रहे हैं या माँ पे जा रहे हैं, लेकिन जानवरों में थ्योरीज बनी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने इनको ब्रीड करा करा के इनके रिजल्ट्स चेक करें तो सबको पता है कि जब भी ग्रीन के साथ ब्लू बर्ड लगाते हैं वो डोमिनेंट होता है, तो ग्रीन बच्चे आते हैं। हाँ, लेकिन जो गाइस इसमें एक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ग्रीन का नर लगाया ब्लू मादा से और सारे बच्चे ग्रीन आ गए। हाँ, ये देखने में सारे ग्रीन आ गए, लेकिन इनके खून में शामिल हो गया है ब्लू का खून। ठीक है, अब होता क्या है कि जो बच्चे ग्रीन आए वो बाप की वजह से आए, क्योंकि बाप डोमिनेंट था, राइट, ग्रीन कलर था। अच्छा, इसी तरह अगर माँ ग्रीन होती तो भी कोई मसला नहीं था, तब भी ग्रीन ही बच्चा आता अगर माँ ग्रीन होती। लेकिन जो बच्चे अभी ग्रीन आए दिखने में, वो गए तो डोमिनेंट की वजह से बाप पे हैं, लेकिन वो माँ का भी अपने अंदर कलर रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये बच्चे कहलाएंगे स्प्लिट ब्लू, यानी अपने खून में वो ग्रीन के साथ साथ ब्लू का कलर भी रखते हैं और वो ब्लू कलर से स्प्लिट हुए हैं, तो इस तरह के बच्चे स्प्लिट ब्लू कहलाते हैं। और आपने आगे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना, रिसीसिव, अब आपको मैं सेकंड वाला जो बताने जा रहा हूँ वो रिसीसिव, वो इसी वजह से लिखा हुआ है कि जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया ना ब्लू कलर, वो रिसीसिव होता है। रिसीसिव का मतलब ही यही था कि वो ब्लड को कैरी करेगा, यानी कि अगर आप एक डोमिनेंट बर्ड लगाओ और उसके साथ रिसेसिव बर्ड लगाओ, जैसे कि ब्लू एक रिसेसिव बर्ड था, तो क्या हुआ, बच्चे देखने में तो ग्रीन आए, लेकिन उन ग्रीन बच्चों के अंदर इस ब्लू का ब्लड आ गया, जो कि स्प्लिट ब्लू कहलाएंगे। ऐसा बर्ड जो दिखने में नहीं आता बच्चों में, लेकिन उनके अंदर खून कैरी कर लेते हैं। और अब ये जो ग्रीन बच्चे आए हैं इनके अंदर क्योंकि ब्लू का खून है, तो ये आगे चल करके ब्लू बच्चे निकालेंगे अगर आप इनको ब्लू से ही लगाओ दोबारा। ठीक है, कुछ ग्रीन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लू निकालेंगे। तो ऐसा बर्ड जो कि ब्लू मतलब ब्लू हो और बच्चे जो है वो ब्लू नहीं निकाले, बच्चे ब्लू ना निकाले ग्रीन के साथ मिला के, तो ऐसा बर्ड रिसेसिव बर्ड कहलाता है। जो स्क्रीन आपको दिख रही है इस वक्त, उसमें रिसेसिव में ब्लू है, क्लियर विंग है, डाइल्यूट है, रिसेसिव पाइड है, जर्मन फेलो है, इंग्लिश फेलो है, स्कॉटिश फेलो है, सैडल बैक है, ब्लैक फेस है, ब्लैक विंग है। अच्छा गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नाम लिखे हुए हैं, क्लियर विंग, ग्रे विंग, डाइल्यूट, अगर आप कभी भी इनको बजरी से लगाएंगे, सादा बजरी से जो कि डोमिनेंट हो, और डोमिनेंट में आपको पता है क्या क्या होता है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमेशा होगा क्या कि डोमिनेंट वाला बच्चे जो है वो डोमिनेंट वाले पे जाएंगे, लेकिन बच्चों के अंदर ब्लड कैरी हो जाएगा ब्लू का, क्लियर विंग का, ग्रे विंग का, डाइल्यूट का, रिसेसिव पाइड का, और आगे चल करके वो बच्चे अगर दोबारा हम ब्लू से लगाएं या क्लियर विंग से लगाएं तो वो क्या करेंगे, विजुअली क्लियर विंग बच्चे या विजुअली ब्लू बच्चे देंगे। ऐसी म्यूटेशन जो अपने ब्लड को कैरी करना शुरू कर देती है वो रिसेसिव कहलाती है। यानी कि आगे चल करके अगर हम उसको दोबारा किसी ओरिजिनल बर्ड से लगाएंगे तो वो देखने में ग्रीन बच्चे होंगे, लेकिन उनके अंदर ब्लड ब्लू का भी था, तो इस वजह से वो बच्चे आगे चल के माँ हो या बाप से लगाने से दोनों क्या देंगे, ब्लू बच्चे देंगे। तो इस तरह के बर्ड्स कहलाते हैं रिसेसिव बर्ड। अच्छा गाइज, अब तीसरी किस्म के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी किस्म क्या होती है, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक लगाया था ग्रीन बर्ड और एक ब्लू बर्ड, तो ग्रीन डोमिनेंट था तो सारे बच्चे क्या आ गए थे, ग्रीन आ गए थे। अच्छा, सेक्स लिंक में क्या होता है कि आधे बच्चे बाप पे जाते हैं और आधे बच्चे माँ पे जाते हैं। हाँ गाइस, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। सेक्स लिंक म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें होता क्या है कि आधे बच्चे माँ पे जाते हैं और आधे बच्चे बाप पे जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात होती है। इसमें कोई डोमिनेंट नहीं होता, इसमें चक्कर ये होता है कि फीमेलों के ऊपर अलग बाप का असर आता है और मेल्स के ऊपर माँ का असर आता है। तो ऐसी म्यूटेशन जिनमें देखने में माँ और बाप दोनों पे जाए बच्चे, वो कहलाती है सेक्स लिंक म्यूटेशन। अभी मैं आगे एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा कि सेक्स लिंक म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है, इसी तरह से डोमिनेंट का क्या होता है, इसी तरह रिसेसिव का क्या होता है। अच्छा, चौथी अभी पोजीशन लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब ये होता है कि यार देखें, आपने डोमिनेंट में पढ़ा होगा कि गोल्डन फेस है, अच्छा रिसेसिव में पढ़ा होगा क्लियर विंग है। अब अगर डोमिनेंट यानी कि गोल्डन फेस को और रिसेसिव यानी क्लियर विंग को मिला दें तो एक बर्ड बन जाता है रेनबो। इस वजह से इसने लिखा है रेनबो जो है वो कंपोजिट बर्ड है। इसी तरह फुल बॉडी ग्रे विंग को भी इसने लिखा है क्योंकि फुल बॉडी ग्रे विंग क्लियर विंग से और
नॉर्मल जो बजरी होता है उससे मिलकर बनता है, तो वो कंपोजिट यानी कॉम्पोजिशन हो गई दोनों की। इसी तरह लेस विंग भी इसी तरह से बनता है, और डार्क आइड क्लियर बॉडी क्लियर, तो ये वाले बर्ड जो हैं वो भी इसी से बनते हैं। अब ये एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस। आप सपोज़ करो कि लेफ़्ट साइड पे आपका नर बैठा हुआ है, ठीक है, और राइट साइड पे मादी बैठी हुई है। अब देखें जो पाइड होता है ना वो डोमिनेंट होता है। अब क्योंकि वो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट है, अगर ये सिंगल फैक्टर डोमिनेंट होगा और नॉर्मल बजरी के साथ लगेगा तो देखें कोई दो बच्चे जो है वो सिंगल फैक्टर पाइड आए हैं, और दो बच्चे जो है वो बजरी आए हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल फैक्टर था पाइड, इस वजह से डोमिनेंट तो हुआ, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे भी चले गए और इसी वजह से आधे आधे बच्चे आए। यही चीज़ मैं आपको दूसरी पिक्चर में समझाता हूँ। आप इस पिक्चर के अंदर देखो कि डोमिनेंट में दोनों ही सिंगल फैक्टर पाइड थे, तो दोनों को आपस में मिलाया तो सिंगल फैक्टर पाइड भी आया, और नीचे उसने ऑप्शन भी दिया है कि डबल फैक्टर पाइड भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बर्ड सिंगल फैक्टर पाइड है, तो डोमिनेंट है दोनों ही। तो दोनों में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो है वो, क्योंकि सिंगल फैक्टर जो होता है ना वो ब्लड कैरी कर रहा होता है, इस वजह से कुछ बच्चे बजरी आने का भी चांस है, और ज़्यादातर बच्चे लेकिन पाइड आने का चांस है। ठीक है गाइस, इस पिक्चर के अंदर आप देखो दोनों ही सिंगल फैक्टर नहीं, दोनों में से एक सिंगल फैक्टर एक डबल फैक्टर है। तो क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो सिंगल फैक्टर पाइड आ रहे हैं और कुछ बच्चे डबल फैक्टर पाइड आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ डबल फैक्टर लगी हुई है। अब अगली जो पिक्चर है गाइस उसमें दिखाता हूँ आपको। अब देखो इसमें भी वही चक्कर है कि एक नॉर्मल लगा हुआ है और एक डबल फैक्टर लगा हुआ है। अब देखो डबल फैक्टर पाइड जो होता है ना, इसका मतलब है वो 2 गुना पाइड है। अगर आप उसके साथ सादा बजरी लगाओगे तो डबल फैक्टर के साथ जो भी सिंगल फैक्टर मतलब सादा बजरी लगता है तो सारे सिंगल फैक्टर पाइड आते हैं। तो ये जेनेटिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो आपको पाइड और बजरी की एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। अब आप यही एग्जाम्पल सारे बर्ड्स पे लगा सकते हो जो आपको पहली स्लाइड के अंदर थ्योरी समझाई गई थी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो इसके अंदर जो है वो डबल फैक्टर लगाए हुए दोनों, नर भी डबल फैक्टर है मादा भी डबल फैक्टर है, तो सारे बच्चे डबल फैक्टर पाइड आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही बर्ड डबल फैक्टर पाइड थे, तो जो जितने भी बच्चे आएंगे वो डबल फैक्टर पाइड आएंगे। अब आप इसको डबल फैक्टर स्पेंगल लगाओगे तब भी यही होगा, इसी तरह डबल फैक्टर गोल्डन फेस लगाओगे तब भी यही होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि डोमिनेंट के अंदर बहुत सारे बर्ड आते हैं। अब ये रिसेसिव की म्यूटेशन शुरू हो गई है। रिसेसिव में आप देखो एक फैलो है और एक बजरी लगा हुआ है। अब बजरी क्योंकि डोमिनेंट होता है तो सारे बच्चे डोमिनेंट आ गए, लेकिन फैलो रिसेसिव होता है, तो फैलो ने क्या करा कि अपना स्प्लिट उनकी ब्लड लाइन में मिला दिया, वो सारे बच्चे स्प्लिट फैलो हो गए। अब जब ये स्प्लिट फैलो बच्चे आगे चल करके फैलो से लगेंगे तो क्या होगा कि फैलो बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी जो है बच्चे आएंगे एक फैलो लगाने से और एक बजरी लगाने से, तो वो सारे के सारे बच्चे बजरी आएंगे, फैलो नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि फैलो एक रिसेसिव बर्ड है। अब आप इसके अंदर देख लो आपके फैलो को स्प्लिट फैलो से लगाया, जो कि पिछली दफ़ा बच्चे आए थे। तो आप देखो स्प्लिट फैलो से लगाने से क्या हुआ कि कुछ बच्चे फैलो भी आ गए और कुछ बच्चे स्प्लिट फैलो भी आ गए। ठीक है ना, ये पॉसिबल स्प्लिट कहलाते हैं। बहरहाल लेकिन आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि अगर स्प्लिट फैलो, देखो आपने ये जो स्लैश का निशान होता है ना, इसका मतलब होता है स्प्लिट। अब देखो ग्रीन वाले बर्ड के ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल, लेकिन स्लैश करके स्प्लिट फैलो, यानी कि ये स्प्लिट है फैलो का। जो पिछली वाली स्लाइड में बच्चे आए थे ना, बेसिकली ये वो बच्चा है। जब आपने उसको दोबारा फैलो से लगाया तो 2 बच्चे आपके फैलो आ गए और 2 स्प्लिट आ गए। तो कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करने के लिए होती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि 2 ही 2 आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कम भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल के बाद आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। गाइस अब जो स्लाइड आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा मेरे पास स्प्लिट पड़े में, आप स्प्लिट ले लो उनसे फैलो आ जाएगा। वो क्या होता है बेसिकली, जो फैलो के स्प्लिट होते हैं ना, यानी कि फैलो बाप था या और माँ जो है वो नॉर्मल थी, लेकिन जो बच्चे आए वो फैलो स्प्लिट हो गए। देखने में तो माँ के ऊपर गए थे लेकिन वो फैलो स्प्लिट थे। अब क्या हुआ, दोनों बर्ड स्प्लिट ले लिया आपने, यानी कि फैलो के स्प्लिट थे, अब उन दोनों को आपस में लगाया तो कुछ बच्चे फैलो आ गए और कुछ बच्चे पॉसिबल स्प्लिट आ गए, जो कि नॉर्मल भी हो सकते हैं और पॉसिबल स्प्लिट भी हो सकते हैं। तो इस तरह का पेयरिंग जो है वो सस्ती पड़ जाती है लोगों को, इसलिए लोग बोलते हैं यार स्प्लिट ले जाओ, दोनों नर मादा, और हो सकता है इनमें फैलो बच्चा भी आ जाए। तो ये है वो थ्योरी जो आप लोगों को अगर पता होगी तो आप इस तरह के सस्ती पेयरिंग से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने देखें स्प्लिट फैलो लगाया लेकिन उसके साथ नॉर्मल बजरी लगाया, तो क्योंकि स्प्लिट फैलो चांस होता है कि वो पॉसिबल स्प्लिट फैलो बना दे, तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे तो बजरी आएंगे। देखने में तो वो बच्चे होंगे, लेकिन उनमें भी ये चांस है कि उनकी ब्लड में क्योंकि पीछे से दादा फैलो थे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो स्प्लिट फैलो होंगे। तो ये बहुत कम होता है लेकिन होता तो चांस है। थ्योरी के मुताबिक आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए।
गाइस ये तो बहुत ही सिंपल है। अब जाहिर है आपने अपने पढ़ ही लिया है सारी थ्योरी। अगर फेलो को फेलो से लगाएंगे तो फेलो ही बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सी पेयरिंग है। चलते हैं नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ। असल गेम शुरू होता है। अब जो सेक्स लिंक म्यूटेशन होती है उसके अंदर होता क्या है कि नर और मादा दोनों में से जो है वो बच्चे आधे बाप पे जाते हैं आधे माँ पे। अब अगर आप ये वाली पेयरिंग देखें, इसमें रेड आई का नर लगाया है इसने, ठीक है, और मादी लगाई है बजरी की। तो जो मादियाँ आई हैं वो बजरी आई, मादियाँ जो आई हैं वो बाप पे चले गए, रेड आई हैं, और जो बच्चे यानी कि बेटे आए हैं वो माँ पे चले गए। तो गाइस आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर होता क्या है कि आधे बच्चे बाप पे जाते हैं आधे बच्चे माँ पे जाते हैं। यूजुअली फार्मूला के मुताबिक ज़्यादातर जो बेटियां होंगी वो बाप पे जाएंगी और माँ के ऊपर सारे बेटे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कभी भी सेक्स लिंक म्यूटेशन के बारे में पता हो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि बाप जो मैंने लगाया है अगर वो सेक्स लिंक्ड है तो जो बेटियां होंगी वो बाप पे लाजमी जाएंगी, वो देखने में बिल्कुल बाप के जैसी होंगी, और बेटे जो है वो माँ पे जाएंगे। हाँ, लेकिन बेटे जो है आप उनके साथ देखें एक चीज़ और लिखी हुई है, नॉर्मल के साथ स्लैश लगा हुआ है, यानी कि वो स्प्लिट वो भी हो गए लोटिनो। इसका मतलब ये है कि ये जो बेटे माँ पे गए, अगर इन बेटों को आगे चल करके हम रेड आइज की फीमेल से लगाएंगे तो ये हमें रेड आइज के बच्चे भी देंगे। तो देखने में तो ये बजरी हैं अभी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इनके बाप की वजह से इनकी लाइन में खून आ गया तो ये आगे चल करके रेड आई बच्चे निकाल रहे होंगे। अगली पेयरिंग और भी इंटरेस्टिंग है गाइस। अब जो इन्होंने फीमेल लगाई है वो लोटिनो की यानी कि रेड आई की लगाई है, और स्प्लिट लोटिनो का मेल लगाया है, यानी कि जो बच्चा पिछली बार लोटिनो का स्प्लिट निकला था वो लगाया है। तो अब आप देखें इसमें क्या होता है, जब स्प्लिट मेल लगता है और फीमेल लगती है लोटिनो की तो क्या होता है कि नर भी रेड आई आता है, मादा भी रेड आई आती है, और जो बाकी एक दो बच्चे आते हैं वो देखने में तो बजरी आएंगे लेकिन उनमें से एक स्प्लिट होगा और एक नहीं होगा। तो ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जिससे आपको पता चल रहा होगा कि स्प्लिट लगाने से भी क्या रिजल्ट आता है। गाइज अब देखें आप लोग, ये इस वक्त जो आपके सामने पेयरिंग है उसमें से एक जो है वो स्प्लिट है लोटिनो का यानी कि रेड आई का, और एक सादा बजरी है। तो जब आप स्प्लिट लोटिनो का लगाते हैं सादा बजरी से, क्योंकि आपने मेल लगाया है तो फीमेल जो बेटी आई है वो रेड आई आ गई, ठीक है, क्योंकि वो स्प्लिट उसके दादा जो थे वो स्प्लिट थे तो फीमेल जो है वो रेड आई आ गई। बाकी जो आए हैं वो नॉर्मल बजरी आए, सादा बजरी, और उनमें से एक स्प्लिट लोटिनो भी आया है, ठीक है गाइस। सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर एक मसला ये है कि अगर आपकी फ़ीमेल खूबसूरत है तो उसका खूबसूरत होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो सारे बाप पे जाएंगे, क्योंकि फ़ीमेल जो है सेक्स लिंक के अंदर वो काम नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर बजरी का नर लगाया रेड आई की मादी से तो सारे बच्चे जो है वो रेड आइज नहीं आएंगे, बल्कि एक भी बच्चा रेड आई नहीं आएगा, बल्कि जो फीमेलें हैं वो तो नॉर्मल आएंगी क्योंकि वो बाप पे जाएंगी, और जो बेटे हैं वो माँ के स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये बात तो हमने पहले भी की थी, लेकिन इस वाली पेयरिंग में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जबकि अगर इसकी अपोजिट पेयरिंग करी थी, हमने रेड आई का नर लगाया था तो बेटियां जो है वो रेड आई आ गई थी, तो उस वाली पेयरिंग में फ़ायदा था आपका। अच्छा गाइज अब देखें आप, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर मैं रेड आई को रेड आई से लगाऊंगा तो रेड आई ही आएंगे सारे बच्चे, लेकिन क्योंकि सेक्स लिंक म्यूटेशन का आपको समझाना था पूरा कि सेक्स लिंक म्यूटेशन किस तरह से काम करती है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आज आपको कम्प्लीटली जेनेटिक्स समझ में आई होगी कि डोमिनेंट, रिसेसिव और सेक्स लिंक में क्या फ़र्क होता है और इनका आपस में पेयरिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में बड़ा मज़ा आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको मेरे चैनल अगर पसंद आता है और आप इसी तरह से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं बर्डजीज़ के हवाले से या दूसरे परिंदों के हवाले से, तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि मेरा चैनल मौजूद है और आप लोग मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 034724333231। अगर किसी को रेनबो बर्डजीज़ चाहिए हो तो मेरे पास रेनबो बर्डजीज़ अवेलेबल है, आप लोग मुझसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।